एवरीवन, वेलकम टू टीबीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हम लोगों ने जो है किस शासक के समय में कौन कौन से सिक्के चलाए गए, तो सिक्कों का पूरा एक वीडियो बना दिया था। और लेकिन अचानक कुछ बारिश वगैरह होने लगी थी हमारे यहाँ, तो फिर बंद कर दिया गया था। तो थोड़ा सा और बचा है, वो 2-3 शासक और बचे हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए। फिर आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने देख लिया था गुप्त काल तक कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए, सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए गुप्त काल में ही स्कंदगुप्त के समय। और जो है सबसे शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के चलाए गए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो ये गुप्त काल तक हम लोगों ने देख लिया था कल। अब देखिए, आते हैं थोड़ा सा मध्यकाल में। तो मध्यकाल में आया था हुमायूं, सॉरी इसके पहले अभी बचा है सातवाहन वंश, प्राचीन ही वंश है ये। तो देखिए, सातवाहन वंश में सातवाहन वंश के समय कौन से सिक्के चलाए गए? तो ये चलाए गए थे सीसा के सिक्के। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाके में था ये। अब इनको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर से एक बार ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब अभी हम वंश नहीं पढ़ रहे, केवल सिक्के पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सातवाहन वंश में कौन कौन से सिक्के चलाए गए? तो वो सीसा के सिक्के चलाए गए थे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में आया था बाबर का लड़का हुमायूं। और हुमायूं की जब चौसा का युद्ध हो रहा था, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी लड़ रहे थे। तो यह लड़ते लड़ते नदी में पहुंच गया था। तो नदी में डूब रहा था। तो एक भिश्ती था, उसका नाम था निजाम, नाविक था। तो इसने चिल्लाया था उसको मदद के लिए और उसने बचा लिया था। तो इसने क्या किया था कि एक दिन के लिए उसको राजा बना दिया था कि एक दिन मतलब तुम कुछ भी निर्णय ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी कुछ समय पहले सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री, और फिनलैंड में एक महिला एवा मोर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसको एक दिन के लिए मतलब राजा बना दिया गया था, भिश्ती निजाम को। तो इसने सोचा, भिश्ती निजाम ने, कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मतलब मुझे याद रखा जाए इतिहास में। तो भिश्ती निजाम ने भैया क्या किया कि इसने चमड़े का सिक्का चला दिया। तो इसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। देखिए, तो और फिर इसके बाद आया शेर शाह सूरी और यही आपस में लड़ रहे थे। फिर शेर शाह सूरी की जीत हो गई थी। तो शेर शाह ने देखिए 3 प्रकार के, शेर शाह सूरी बहुत कम समय तक रहा, लेकिन इसने बहुत अच्छे प्रशासनिक सुधार किए थे इतिहास में। तो देखिए, शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। नंबर 1 था दाम, नंबर 2 रुपया, और नंबर 3 था असरफी। तो देखिए, दाम क्या होता था? तो दाम ये होता था गरीब लोगों के लिए, मतलब जो बहुत निम्न वर्ग के लोग होते थे उस समय के, तो वो चलाते थे दाम। ये पीतल, ये बना होता था तांबे का। और फिर रुपया तो आज भी देखिए चल रहा है, तो रुपया आप जानते ही होंगे। तो यह मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए था। समाज में इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या होती है हर समय में। और असरफी था, ये सोने का सिक्का था। असरफी सोने का सिक्का था, ये बहुत ही अमीर लोगों के लिए था। तो देखिए, हमने कल से पढ़ लिया, आज फटाफट देखिए थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से सिक्के चले? तो टेराकोटा के सिक्के चलाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर इसके बाद आ गए थे यूनानी लोग। तो यूनानियों ने क्या किया था? इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता था। तो इन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का चला दिया था। फिर इसके बाद आ गया था कुषाण। तो कुषाणों ने क्या किया था कि कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। और फिर इसके बाद आ गया यही मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में 3 प्रकार के सिक्के मैंने बताया था, पण, आहत और पंचमार्क। तो ये मौर्य वंश में हो गया। फिर गुप्त काल में हो गया। तो गुप्त काल में कई प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, और सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध चांदी का सिक्का कौड़ी और मयूर शैली के सिक्के चलाए गए थे, समुद्रगुप्त ने चलाया था। तो इस तरह से आप पिछली वीडियो को देखें तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं, इसी में लगे रह जाएंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं। तो हमने कैसे पढ़ा था उस सीक्वेंस को एक बार फिर से ध्यान करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक काल, इसको आप अभी से बनाते जाइए नोट्स और इसको कंप्लीट करते जाइए, वरना इतिहास अगर कल के लिए छोड़ देंगे तो आपको कभी नहीं याद होगा। ये इतिहास का नियम होता है। अगर आप पर डे पढ़ते रहेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, इतिहास को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो देखिए, ऐतिहासिक काल को हमने कैसे कैसे पढ़ा था? तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले देखा था पुरातात्विक।
फिर विदेशी यात्री, और फिर कुछ साक्ष्य हमको कैसे मिले थे, तो इस समय साहित्य लिख दिए गए थे, तो ये हो गया साहित्यिक साहित्य लिखे गए थे। तो पुरातात्विक को फिर हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। अब पुरातात्विक में कौन कौन से दो भाग थे, तो इसमें पहले नंबर मिला था कॉइन्स यानी सिक्के, और दूसरा नंबर क्या होता है अभिलेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिक्ट। तो देखिए अभिलेख से बनने वाले में कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए दे रहा हूँ। फिर जो भी शासक आएगा तो अभिलेख से केवल दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस शासक के समय था ये अभिलेख और किस स्थान से मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए हमारे अंदर, एक छवि बन जाए कि क्या होता है ये अभिलेख वगैरह। और फिर जब शासक आएंगे तो वहाँ मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा, जिस शासक के समय जो भी अभिलेख चला होगा। तो देखिए अभिलेख बेसिकली क्या होता है, तो देखिए जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे राजा होते थे, तो प्रजा को अगर कुछ संदेश बढ़वाना है, कि प्रजा के लिए कोई संदेश लिखना है, तो उस समय तो इतना प्रचलन था नहीं कि रेडियो के माध्यम से उसको बोल देंगे जाके तो सभी जगह प्रसारित हो जाएगा, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो वहाँ एक अभिलेख लिखवा दिया जाता था। फिर इसके बाद जो है सारी प्रजा वहाँ से पढ़ती थी, जो भी पढ़े लिखे होते थे समाज के लोग, और लंबे समय तक इनकी पहचान भी बन जाती थी। जैसे इसके बाद अभी हम अब अशोक सम्राट लोगों को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी सारे अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेख जो है इसका प्रचलन कहाँ से आया, तो ईरान का एक राजा था डेरियस। तो सर्वप्रथम मतलब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रचलन किसने चलवाया, मतलब अभिलेख लिखवाना किसने स्टार्ट करवाया, तो वो करवाया था डेरियस ने। फिर उससे इंस्पायर होके जो है अशोक सम्राट, मौर्य वंश का एक बहुत प्रतापी शासक था अशोक सम्राट, आप सभी लोग जानते होंगे उनको। तो अशोक सम्राट ने फिर लिखवाना अभिलेख स्टार्ट कर दिया था। अब अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। देखिए अगर हम पत्थरों पर लिखवाते हैं अभिलेख, अगर पत्थरों के ऊपर लिखवाते हैं तो उनको बोला जाता है शिलालेख। क्या कहते हैं, शिलालेख। अगर स्तंभ, जैसे बहुत बड़े बड़े स्तंभ होते थे तो वहाँ लिखवा दिया जाता था, पिलर जिसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। अगर पिलर पर लिखवाया जाता है उसको कहा जाता है स्तंभ लेख। अगर पूरी दीवार पर लिखवा दिया जाता था, और इसके साक्ष्य भी मिले हैं इन सारे अभिलेखों के, अगर पूरी दीवार पर तो उसको कहते थे भित्तिलेख, चूँकि दीवार को भित्ति भी कहा जाता है। और अगर किसी गुफा में लिखवा दिया जाता था तो गुफा अभिलेख उसको कहा जाता था। इसके कई साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए जैसे मिला है मध्य प्रदेश का भीमबेटका, तो ये गुफा अभिलेख है, और हाथी गुफा अभिलेख। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं इसको जो भी शासक आएगा उसके समय कौन कौन से अभिलेख चलाए गए उनके बारे में मैं वहाँ डिटेल से बताऊँगा। अब हम आज पढ़ लेते हैं विदेशी यात्री, कि विदेशी यात्री कौन कौन से आए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उसमें भारत की कैसी जानकारी मिली। तो देखिए हम देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री, अब देखिए हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इतिहास के पिता कौन हैं, तो वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, बढ़िया सीक्वेंस से लिखी थी हिस्टोरिका नामक पुस्तक, उसमें सारी जानकारी दी गई हैं, तो इसलिए हमने उनको इतिहास का पिता मान लिया। अब इसके बाद विदेशी यात्रियों में आया था एक प्लिनी। अब पूछेगा कि प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, तो हेरोडोटस ने लिखी थी हिस्टोरिका और प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, इन सारी पुस्तकों में देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य क्या हैं, और उनको जैसे पुरातात्विक आधार पर देख लिया तो उसमें सिक्कों के तमाम प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद अभिलेखों के, अब ये जो विदेशी यात्री आए हैं तो ये पुस्तकें लिख के छोड़ गए हैं, तो फिर उनको पढ़ने के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाँ ऐतिहासिक काल में कैसी घटनाएँ होती रही हैं, कैसा क्या रहता रहा होगा। तो ये चीज़ें आप बैकग्राउंड बनाने के लिए बढ़िया स्टोरी पढ़िए, फिर इसके बाद मेरा लेक्चर देख के आराम से ऑब्जेक्टिव बुक लाइए कोई और उसको सॉल्व करिए, चाहे घटना चक्र लाइए, उनको सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व होंगे। तो प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वो लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका।
अब एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इथ्रियन सी। ये भैया किताब तो लिख गया लेकिन इसका पता ही नहीं, इसने अपना नाम ही नहीं लिखा किसी भी पेज पर। तो इसके लेखक का कौन, क्या नाम है? ये अज्ञात लेखक है, इसने अपना कुछ बताया ही नहीं, बस किताब भर मिली है। तो ये अज्ञात लेखक, हालांकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है ये किताब, लेकिन बेचारा लेखक ने अपना नाम ही नहीं इसमें मेंशन किया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। अब पेरिप्लस ऑफ इथ्रियन सी, तो इसका अज्ञात लेखक है। अब इसके बाद आया टालमी ने लिखी ज्योग्राफिका नामक पुस्तक। ज्योग्राफिका, और इसने क्या बताया? इसने उल्टा बता दिया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है, लेकिन इस महोदय ने बता दिया कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है, और उसको सही भी मान लिया गया, और बहुत समय तक इसको सही माना जा रहा था, क्योंकि उस समय कोई ऐसा वैज्ञानिक था नहीं जो प्रमाणित कर पाए कि हाँ पृथ्वी ही सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो इसी को सही मान लिया गया था उस समय। हालांकि अब इसको प्रमाणित कर दिया गया है, और कैप्लर, इसके बाद कैप्लर आता है, तो कैप्लर ने ग्रहों का नियम दिया था। नियम दिया, और एक वैज्ञानिक था कॉपरनिकस, उसने फिर अच्छे तरीके से बताया था कि मतलब पृथ्वी जो सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कुछ जैसे विदेशी यात्री आए, अब चीन वाले यात्रियों को पढ़ लेते हैं पूरे, जो चीन से आए थे, चीनी यात्री। इनको एक ही सीक्वेंस में देख लेंगे तो ये एक क्रम में रहेंगे, तो हमको याद करने में सुटेबल रहेगा। तो देखिए चीन से सबसे पहले अगर पूछे कि चीन का आने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो वो था फाह्यान। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो फा से होता है फर्स्ट, और फा से होता है फाह्यान। और यह किसके समय में आया था? भारत में उस समय किसका राजवंश चल रहा था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम काल में। यह गुप्त काल का एक प्रतापी शासक था। मैंने बताया भी था कि इस जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे, तो ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और फाह्यान की कौन सी पुस्तक थी? तो इसकी पुस्तक का नाम था फो ह्यू की। ये थी इसकी पुस्तक, फा से फाह्यान, फा से फो ह्यू की। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चीन का आने वाला यह प्रथम यात्री था। फिर इसके बाद पढ़ते हैं ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसने लिखी थी सी यू की। अब देखिए इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ह्वेनसांग को, और यह आया था हर्षवर्धन के टाइम काल में। यह हर्षवर्धन के समय आया था, और इसने सी की नामक पुस्तक लिखी है, और इसको नीति का पंडित कहा जाता था। और देखिए जब यहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, तो मतलब हर्षवर्धन इनसे बहुत इंस्पायर हो गया था, इस व्यक्ति से, तो इसको वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर इसके बाद ब्राह्मणों ने इसका विरोध भी किया था, और यह नीति में बहुत ही निपुण था, इसलिए इसको नीति का पंडित भी कहा जाता था। अब एक और बचा है चीन का यात्री, उसको कहते थे इत्सिंग। दिखाई दे रहा है ना? इत्सिंग ने क्या किया था? बौद्ध धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म में 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इनको कहा जाता है त्रिपिटक। और त्रिपिटक की 200 प्रतियां जो है, मतलब हस्तलिखित 200 प्रतियां ये लेकर गया था और चाइना में बांटा था। तो बौद्ध धर्म जो चाइना वाले मानते हैं वो यहीं से गया था। तो त्रिपिटक की 200 हस्तलिखित प्रतियां कौन ले गया था? तो वो ले गया था इत्सिंग। तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की 200 प्रतियां ये ले गया था इत्सिंग। अब हम पढ़ लेते हैं जो मुस्लिम यात्री आए थे। तो देखिए मुस्लिम यात्रियों में कौन कौन आए? तो इसमें सबसे पहले आया अल बरूनी। अल बरूनी, और इसने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद।
किताब उल हिंद, यह फारस की तरफ से आया था, ईरान की तरफ से, और इसने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। फिर इसके बाद आया था अल मसूदी, इसने क्या लिखा है, तो इसने भारतीय मौसम के बारे में जानकारी दी है। भारतीय मौसम के बारे में जानकारी दी है अल मसूदी ने। और इसके बाद आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको परखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप जाके घटना चक्र ले आइए मार्केट से और उनको सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितना अच्छा मैटर दिया जाता है। यूट्यूब में इतना गहराई से कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर आपको परखना है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो आप घटना चक्र ले आइए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे मेरी पढ़ाई से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।